बिना समय गंवाए पेपर बहुत नज़दीक है। आपको टू द पॉइंट सारे लेक्चर्स यहाँ पर मिलेंगे। नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहली बार होने जा रहा है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 10 दिन पेपर के आपके बचे हैं। 10 दिन के अंदर ही 10 दिन क्या, मैं 3 से 4 दिन के अंदर पूरा पेपर वन यूजीसी नेट पेपर वन को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और ऐसे कंप्लीट करवा दूंगा कि आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट समझ में आ जाएंगी। कुछ भी छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ कि गारंटी 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट, बिना लेट के सीधा आगे बढ़ते हैं क्योंकि पेपर नज़दीक है, समय बहुत कम है। चलते हैं। तो मैं यूनिट 2 से स्टार्ट करता हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड से आपकी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। रिसर्च आखिर क्या, रिसर्च होता क्या है? माफ रिसर्च हो, रिसर्च कुछ नहीं बस किसी चीज़ को हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं, वो भी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से। अगर हम किसी चीज़ को खोज करते हैं, किसी चीज़ को नया चीज़ इन्वेंशन करते हैं, तो उसी को हम कह देते हैं रिसर्च। अब इसके उद्देश्य कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कुछ अपनी मनगढ़ंत, जैसे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब हो गया कि हम कोई कहानियाँ बना रहे हैं, कोई चीज़ खोज रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए कि हाँ ये एकदम एग्जैक्ट सही है कि नहीं, उसे डायग्नोज करने का जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि हाँ रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। रिसर्च में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो होनी चाहिए निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की तरफ बायसनेस हो, कि आप किसी एक पक्ष की तरफ झुके हों, दूसरे पक्ष को आप गलत ठहरा रहे हों जबकि वो सही हो। दूसरी चीज़ क्या होनी है? विश्वसनीयता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा उल जलूल लिख दें, वो सब ठीक मान्य होगी। ऐसी चीज़ लिखें, ऐसे फैक्ट दें जिस पर विश्वास हो लोगों का। तीसरा चीज़ वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी वैध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा चीज़ें आप उसमें यूज कर लो। अब उसके बाद में आ जाते हैं अप्रोचेस। कुछ अप्रोच आ जाते हैं कि हाँ हम कौन कौन से अप्रोच का यूज करते हैं रिसर्च करने के लिए। इसमें रिसर्च अप्रोच को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक है पॉजिटिविज्म, दूसरा पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव। जो हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पढ़े थे। पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद में क्वांटिटेटिव आ जाते हैं और क्वालिटेटिव आ जाता है, आपका उत्तर प्रत्यक्षवाद में आ जाता है। इसमें हम डाटा का यूज करते हैं। और इसमें मेन चीज़ क्या होती है? सिंगल और मेजरेबल होता है, अकेले होता है एक में। इसमें मल्टीपल चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं और नई नई चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस वाले में। फिर उसके बाद में रिसर्चर जो होते हैं, क्वांटिटेटिव वाले में रिसर्चर इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं। इसमें 2-3 लोग मिलकर भी कर सकते हैं, कई लोग एक साथ भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? जो क्वांटिटेटिव होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या प्रेडिक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसमें क्या हम उसे गहराई से जानने के लिए प्रयोग करते हैं, कि हाँ अंडरस्टैंड करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी आप चिंता मत करिएगा। फिर अब हम रिसर्च का पार्ट 2 में चल देते हैं। पार्ट 2 क्या है? इसमें कि क्वांटिटेटिव में नंबर्स का यूज, स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। ये मेन चीज़ ध्यान रखना कि अप्रोच कौन सा होता है। इसका अप्रोच होता है डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब क्या है? हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। डिडक्टिव का मतलब नीचे की। सबसे पहले हम थ्योरी बना लेंगे, फिर हाइपोथेसिस करेंगे, फिर उसे डायग्नोज यानी टेस्ट करेंगे। और इसका सैंपल साइज कैसा होता है? क्वांटिटेटिव का इसका सैंपल साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है। बहुत बड़े एरिया में जो हमें कोई रिसर्च करनी होती है तो हम इसका यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव वाले का यूज करते हैं। इसमें हम सर्वे का, एक्सपेरिमेंट का और लोगों से खुद क्वेश्चनर करके भी, जो कि स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, उसका प्रयोग करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या होता है? क्वालिटेटिव में हम वर्ड्स का, इमेज का और ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हम क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसका अप्रोच विशेषकर ध्यान रखना, इसका अप्रोच क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि हम ऑब्जर्वेशन जो यहाँ टेस्ट पहले करते थे वो यहाँ पहले टेस्ट कर लेंगे, फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे यानी हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद हम थ्योरी पर जाएंगे। इसका सैंपल साइज थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि क्वालिटी में क्या है, हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो अंडरस्टैंड छोटी छोटी चीज़ों को ही किया जा सकता है, ज़्यादा बड़ी चीज़ों को नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें सैंपल साइज इसका छोटा होता है। इसमें हम इंटरव्यूज का, फोकस ग्रुप और ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं। फिर आ जाता है रिसर्च के कुछ मेथड। एक है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें हम काज और इफेक्ट का के बीच में संबंध देखते हैं कि हाँ कौन सा संबंध है, इसकी वजह से दूसरी चीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसे देखते हैं एक्सपेरिमेंटल में। डिस्क्रिप्टिव में हम देखते हैं कि हाँ उस घटना का क्या रीजन पड़ा, उससे क्या हो रहा है, क्या पर हम बहुत फोकस करते हैं, व्हाट पर फोकस करते हैं। हिस्टोरिकल में हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को समझते हैं दूसरे डाटा, किसी एक द्वारा या दूसरे द्वारा, सेकेंडरी एंड फर्स्ट प्राइमरी डाटा का यूज करके हम उसके एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म को समझते हैं स्टोरी में। एक्शन रिसर्च में क्या होता है? हम पहले प्लान बनाते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर वही चीज़ वापस आ जाती है, यानी ये सर्कल में घूमती रहती है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं 2 और टाइप्स हैं, फंडामेंटल एंड अप्लाइड। फंडामेंटल हम केवल अपने ज्ञान के लिए, अपनी जानकारी के लिए करते हैं। अप्लाइड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड का प्रयोग करते हैं।
फिर रिसर्च करने के कुछ चरण हैं कि ऐसा नहीं कि हम जैसे चाहें वैसे कर लें, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई अगर लिटरेचर है तो उसे हम देखेंगे जाकर, फिर हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हमें आखिर करना क्या क्या है, फिर उसका डिजाइन बनाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या चीज़ करना है। उसके लिए हम कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उस डाटा को हम एनालिसिस करेंगे, फिर उसका हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद जाकर हम लास्ट में अपना निर्णय यानी निष्कर्ष लिखेंगे। ये तो हो गए रिसर्च के जो है स्टेप्स। फिर रिसर्च को प्रभावित करने में कुछ चीज़ें होती हैं जो रिसर्च को प्रभावित करते हैं, जैसे वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स में एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि सीधा कारण को बताता है, इसे रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे टीचिंग मेथड, टीचर अपने मेथड को बदल देता है, यानी मैं उसे मैनिपुलेट कर लेता है, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा होता है डिपेंडेंट, जिससे प्रभाव पड़ता है कि टीचर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से पढ़ा तो दिया, लेकिन वो बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, बच्चे पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इसे मेजर्ड किया जा सकता है, लेकिन इसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चीज़ें बीत चुकी हैं, बच्चा जो पढ़ चुका है, अब उसे हम चेंज नहीं कर सकते। पढ़ाने के तरीके में चेंज कर सकते हैं, उसके रिजल्ट में चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में आ जाते हैं स्ट्रेनियस वेरिएबल, कुछ आ जाते हैं जैसे अनवांटेड इफेक्ट, जैसे क्लास में कोई चीज़ें हैं, शोर हो रहा है या कोई आपदा आ गई, कुछ भी दिक्कत हो गई, तो उसे स्ट्रेनियस वेरिएबल में चले जाते हैं। इन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, जैसे क्लास में शोर रहेगी तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। फिर आ जाता है हाइपोथेसिस के कुछ एरर्स, यानी परिकल्पना में कुछ त्रुटियां वगैरह हो जाती हैं उसे। तो हाइपोथेसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, जिसे बोलते हैं एच जीरो से। इस चीज़ को याद रखना, ये जीरो होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, जो चीज़ थी वैसे स्टेटमेंट को डायरेक्ट दे दिया जाता है, और कोशिश रहती है इसे बी ट्राई टू रिजेक्ट, इसे रिजेक्ट करने की। फिर अल्टरनेटिव होता है, जिसे हम H1 से डिनोट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि किससे हम डिनोट करते हैं। अब इसमें एरर के मैट्रिक्स देखते हैं, जो अगर जो है एच जीरो यानी नल हाइपोथेसिस आपके रिजेक्ट हो जाती है, तो इसे बोलेंगे टाइप वन एरर। क्या बोलेंगे? इसे टाइप वन एरर। अगर फाल्स एच जीरो एक्सेप्टेड हो जाती है, आपकी नल हाइपोथेसिस जो कि झूठी है एक्सेप्ट हो जाती है, तो इसे टाइप बी एरर बोलते हैं। टाइप वन एरर को हम फाल्स पॉजिटिव यानी कि सही को गलत ठहरा दिए हैं, वो फाल्स को अगर हम गलत चीज बनाए तो उसे एक्सेप्ट कर लिया यानी सही मान लिया गया, तो इसे टाइप बी एरर या बीटा एरर, अल्फा एरर इसे बोलते हैं। फिर रिसर्च के हम जो है इसके टेक्निक से आ जाते हैं। दो टेक्निक्स होती हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में होता है सिंपल रैंडम का प्रयोग कर देते हैं, लॉटरी सिस्टम का स्ट्रेटिफाइड यानी ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, सिस्टमेटिक यानी बता देते हैं कि हर ग्रुप से 10वें व्यक्ति को लेंगे, चौथे व्यक्ति को लेंगे, क्लस्टर यानी पूरे ग्रुप को ले लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में होता है कि हम किसी एक जजमेंटल होता है, पर्पजिव होता है, हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं अपने मन से। कन्वीनियंस होता है, आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। कोटा भी हम डिसाइड कर देते हैं कि हाँ हम इन्हीं इस ग्रुप को लेंगे, हम इसे लेंगे, वो चीज़ हम डिसाइड कर लेते हैं। स्नोबॉल होता है कि एक आदमी जो है, एक आदमी दूसरे हर ग्रुप को लीड करेगा। हर ग्रुप को लीड करने के लिए एक व्यक्ति होगा, उसे बोलते हैं वन पार्टिसिपेंट लीड अनदर, एक दूसरे को लीड करेगा, इसे बोलते हैं स्नोबॉल। स्नोबॉल इसे याद रख देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से पर आए हैं BYQ में। फिर इसे मेजरमेंट करने के कुछ स्केल हैं, तो स्केल को जो है हम नीचे से ऊपर की तरफ बनाए हैं। पहला क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होता है, हम सिर्फ नेम दे देते हैं उसका और कुछ नहीं करते हैं। ऑर्डिनल में हम ऑर्डर सबको नेम के साथ में ऑर्डर भी बना देते हैं। इंटरवल में हम क्या करें, ऑर्डर इंटरवल में मेन चीज ऑर्डर के साथ में उसे बराबर अंतराल पर बांट देते हैं, उनकी डिस्टेंस बराबर कर देते हैं। लेकिन मेन इसमें फोकस पॉइंट वाला है, इसमें नॉन एब्सोल्यूट जीरो, यानी अगर 0 डिग्री भी है तो इसका कुछ मतलब होगा, यानी एब्सोल्यूट जीरो मतलब ऐसा नहीं कि जीरो मतलब कुछ नहीं। फिर सबसे लास्ट में होता है रेशियो। रेशियो जो होता है हाईएस्ट लेवल होता है इसमें एब्सोल्यूट जीरो, यानी अगर कोई चीज जीरो है तो इसका मतलब उसका मतलब कोई नहीं है। बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो। फिर थीसिस राइटिंग की ये चीज़ हमें लगता है कि ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। अगर ज़रूरी होगा तो आप एक बार जो हम नोट देंगे, नोट्स में देख लीजिएगा। हमारे लिए हमें नहीं लगता ज़रूरी है, आप एक बार नोट देख लीजिएगा। फिर रिसर्च के एथिक्स। रिसर्च के एथिक्स होते हैं कि यानी क्या क्या चीज़ें नैतिकता अपनानी है। ऐसा नहीं है कि रिसर्च हम जो मन के किसी का उठाकर छाप दें। इसके एक शब्द होता है प्लेगरिज्म, यानी साहित्यिक चोरी। किसी दूसरे के काम को हम बिना उससे क्रेडिट दिए यूज कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म। इसे चेक करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक टर्न इट इन और दूसरा ओरकुंड। इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ प्लेगराइज्ड है कि नहीं है। तीसरी दूसरे होते हैं ऑनेस्टी होनी चाहिए हमें डाटा में, फैब्रिकेशन, डाटा को बदलना नहीं चाहिए, डाटा को गलत रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए।
अब एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी यानी तकनीक का प्रयोग, हम कौन कौन सा तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए। हम डाटा कलेक्ट करने के गूगल फॉर्म्स का उसे एनालिसिस करने के लिए गूगल यानी इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। लिटरेचर को रिसर्च करने के लिए हम शोध गंगा का, गूगल स्कॉलर और मेंडले का, इन सब का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम रिसर्च के बारे में कुछ नए नए टॉपिक्स और रिसर्च की लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होता है वो सारी मटेरियल हमें मिल जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे टाइम वेस्ट हो सकता है, रिसर्च का समय और उद्देश्य क्या क्या हो सकता है। टाइम बेस में क्रॉस सेक्शनल हो जाता है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे अंदाज से, लेकिन देख लेना एक बार। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन क्रॉस सेक्शनल डिजाइन होता है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक्सप्लोरेटरी यानी ये क्या होता है कि किसी एक अनक्लियर प्रॉब्लम को अगर हम डिफाइन कर देते हैं उसे बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी। कंक्लूसिव होता है टू टेस्ट हाइपोथेसिस, कोई हाइपोथेसिस बनाए तो उसे टेस्ट करके कंक्लूड कर देना होता है कंक्लूसिव। फिर टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एंड थ्रेट्स, वैधता और खतरे क्या क्या होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरनल वैलिडिटी होती है जिसमें अंदरूनी सच्चाई के बारे में जानकारी करते हैं। एक्सटर्नल यानी जिसे हम दूसरे के ऊपर, पूरे वर्ल्ड में किसी के ऊपर भी अप्लाई कर दें तो बात सही ठहरेगी तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो किसी एक पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं वो इंटरनल वैलिडिटी हो गई। फिर थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। एक हिस्ट्री का इफेक्ट हो सकता है कि हम कोई नई चीज़ हो गई तो हिस्ट्री वो हमारी पुरानी बात खारिज हो जाएगी। मैचुरेशन, पार्टिसिपेंट क्या होता है उसी में लगे रह जाते हैं, वो उसी चीज़ को रिसर्च करते 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 वो एकदम से बुढ़े होते चले जाते हैं। मोर्टेलिटी, और कुछ लोग परेशान होकर क्या कर देते हैं, वहाँ से छोड़ो भागो, अब हमें इसमें फंसना नहीं है। तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में हम टेलीग्राम चैनल दे देंगे, वहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसके पीवाईक्यू वगैरह मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसी 10 मिनट में हम दूसरे टॉपिक को भी खत्म कर देंगे। सारे सेक्शन आपके 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन आपके मुश्किल 10 दाम 100, लगभग 100-150 मिनट में 2 से ढाई घंटे में आपका पूरा खत्म कर देंगे 100% गारंटी के साथ। सारी चीज़ें आपको इसी से अंदर से मिलेंगे, इसके बाहर आपको कोई भी एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। 100% अप्लाइड है, इसमें कोई चीज़ आप पीवाईक्यू उठाकर देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो हम इसमें पढ़ाए हैं इसके बियॉन्ड कोई पीवाईक्यू आया हो। सब इसी बेस पर आएंगे, आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद में आप कहेंगे तो इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आए हैं वो जो कठिन से कठिन, मैं सिंपल पीवाईक्यू को सेलेक्ट नहीं करूंगा, जो सबसे कठिन पीवाईक्यू होंगे उन कठिन पीवाईक्यू को आपको उपलब्ध कराऊंगा कि जिससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि अगर पेपर सबसे खराब लेवल का पेपर यानी सबसे कठिन लेवल का पेपर आ जाएगा तब हमारी स्थिति क्या रहेगी, वो चीज़ भी आप वो पीवाईक्यू देखकर आप तैयार हो जाएंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहिएगा। ये पहला वीडियो है इस चैनल पर, इंक्लूसिव वीडियो है सारे, ये मैं पेड कोर्स में देता हूँ लेकिन आपको फ्री दे रहा हूँ क्योंकि इस बार सबको एग्जाम क्रैक करवाना है। बाय, थैंक यू।